कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या होता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर कुकर के भीतर जो जल का क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है, जिस कारण से प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना होता है वह जल्दी पकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो जो प्रेशर कुकर होता है, इस प्रेशर कुकर के अंदर जो है जो दाब होता है वह बढ़ जाता है। दाब के बढ़ने के कारण, प्रेशर के बढ़ने के कारण जो जल होता है वह ज़्यादा टेम्परेचर पर जो है उबलने लगता है, जिस कारण से जो खाना होता है वह जल्दी पक जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा दाब होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखें, यानी कि प्रेशर कुकर के जो अंदर का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। इस वजह से जो पानी होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान पर गर्म होने लगता है, जिसके कारण जो खाना होता है कुकर के अंदर जल्दी पक जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने करी थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज करी गई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, माइकल फेराडे के द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम था वह प्रतिपादित किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है इसको प्रतिपादित किया गया था माइकल फेराडे के द्वारा। इनका शुद्ध नाम ऐसे लिखाता है, माइकल फेराडे। तो ये फिर आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है इसका प्रतिपादन किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं इनको प्रतिपादित किया गया था न्यूटन के द्वारा। वहीं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया गया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज की सहायता से जो है हम तरंगों की आवृत्ति को यानी कि फ्रिक्वेंसी को मापते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा का जो रूप होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं इसमें हम। अगला प्रश्न है डायनमो का कार्य क्या होता है? तो डायनमो का मेन कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो डायनमो होता है इसका मेन कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन जो दिए गए प्रश्न का है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है। किसी पिंड के भार के बारे में कुछ यहाँ पे कथन दिया गया है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। सब जगह समान नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और किसी पिंड का जो भार होता है वह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी के तीनों कथन आपके यहाँ पे गलत हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के जो रासायनिक गुणधर्म हैं वह किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो है उस तत्व के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और जल गैस किसका संयोजन होती है? तो जो जल गैस होती है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से किसे हम शुष्क गैस यानी कि ड्राई आइस के नाम से जानते हैं?
तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस भी हम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और निम्न रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। किस रक्त वर्ग को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, उसकी आपको पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप को। जो ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति होते हैं इनको जो है सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को सार्वत्रिक जो है दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं ए बी, जिसका रक्त समूह ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उस वर्ग को हम सार्वत्रिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं यह किसी भी ब्लड ग्रुप से जो है खून को ले सकते हैं। इसी कारण से इनको जो है सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति होते हैं ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इस कारण से इनको सार्वत्रिक दाता कहते हैं। तो सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण किया जाता है मेड्यूला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही है। इसमें से किस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं हम? तो लड़ो और उड़ो यह हार्मोन कहा जाता है एड्रेनेलिन को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्रेनेलिन हार्मोन जो होता है इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी हम कहते हैं। तो ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? इसमें से आपको पहचान करना है कि वह कौन सा विटामिन है जिसमें आपको कोबाल्ट देखने को मिल जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो विटामिन B12 है इसमें आपको कोबाल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तथा एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा विटामिन B12 के बारे में। इसका नाम आप याद कर लीजिए, इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो साइनोकोबालमीन, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालमीन। तो इसका नाम अगर आपसे पूछ ले तो इसे आप याद रखिएगा। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालमीन के नाम से जानते हैं। वहीं विटामिन B1 को थायमीन हम कहते हैं। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन जो B2 होता है इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? जो लार होता है, जो सलाइवा होता है, यह किसके किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च के। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन जो के होता है यह ब्लड की क्लॉटिंग करने में, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन के को हम बोलते हैं फिलोक्विनोन। इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम फिलोक्विनोन इसको कहा जाता है, विटामिन के को। और यह जो है ब्लड क्लॉटिंग में सहायता प्रदान करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन ई का क्या नाम है? तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। इसका नाम आप याद कर लीजिए। विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं, विटामिन ई को। वहीं विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो इनके नाम आपको याद रखना है सभी विटामिन के। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण जो गाजर का रंग होता है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग जो है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो खाने में आयोडीन की कमी से। आप लोग याद रखिएगा, खाने में आयोडीन की कमी से
यह रोग अक्सर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम। पौधों में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन आपका जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव में गुर्दे निम्न में से किस अंग का हिस्सा है? जो गुर्दे, मनुष्य का गुर्दा होता है, जो मनुष्य का यहाँ पे किडनी होती है, किडनी को ही हम गुर्दा बोलते हैं। तो यह किस अंग का भाग होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो गुर्दा जो होता है यह एक्सक्रीशन का पार्ट होता है। तो आप लोग याद रखिए किसका? तो एक्सक्रीशन का यह हिस्सा होता है गुर्दा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो है और गुर्दे को हम उत्सर्जन अंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो गुर्दा होता है यह शरीर का एक अंग है जो रक्त को फिल्टर करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। यह शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा माना होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन निद्रा को नियंत्रित करता है? तो मेलाटोनिन। यह एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी निद्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मेलाटोनिन हार्मोन। एड्स किसके कारण फैलता है? तो एड्स जो है वायरस से होने वाला एक घातक रोग है, घातक बीमारी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्स जो है किसके कारण फैलता है? तो यह जो है वायरस यानी कि विषाणु के कारण होने वाला एक महत्वपूर्ण बीमारी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग याद कर लीजिएगा। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर नहीं है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड आपके अर्धचालक हैं, लेकिन क्वार्ट्स आपका अर्धचालक नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को हम सीटेंस और ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं जो डीजल की गुणवत्ता है, डीजल की गुणवत्ता है उसको जो है सीटेन संख्या में अभिव्यक्त किया जाता है। तो दोनों आप याद रखिएगा, डीजल की गुणवत्ता को सीटेन संख्या में और पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक का जो टीका है यह किसके द्वारा खोजा गया था? बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? जो चेचक का टीका है यह एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, इसका आविष्कार किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। वहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। पेनिसिलिन का जो आविष्कार है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल आपके 7 रंग होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए यहाँ पे। तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैगनी। ये 7 कलर होते हैं आपके इंद्रधनुष में। अगला प्रश्न है, वातावरण में नाइट्रोजन का संयोजन कितना प्रतिशत होता है? आपसे पूछा गया है। तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है। कितना? लगभग 78% जो है नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में आपको देखने को मिल जाएगी। सेकेंड नंबर पे लगभग 21% जो है आपकी पाई जाती है ऑक्सीजन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खंडों को हम क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल खंड होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? आपको बताना है। तो आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्वाधर खंड होते हैं उनको हम समूह यानी कि ग्रुप कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनको जो है समूह या वर्ग भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपके वर्टिकल खंड होते हैं आवर्त सारणी के, इनको समूह या वर्ग हम कहते हैं। वहीं जो 36 लाइन होती हैं, 36 लाइनों को हम
आवर्त कहते हैं। जो आवर्त होता है वह क्षैतिज लाइन होती है, उसी को हम आवर्त कहते हैं। वहीं जो आपके वर्टिकल खंड होते हैं उनको हम वर्ग या समूह के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो हीरा के जलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बादल के गर्जन से पहले हमको बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका सिंपल सा कारण होता है कि जो प्रकाश है उसका वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लाइट यानी कि प्रकाश का जो वेग होता है वह ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है, जिस कारण से बिजली की जो चमक होती है उसको हम जल्दी महसूस कर लेते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल को, प्रकाश का जो वेग होता है वह ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है, इस कारण से बिजली की चमक को हम तक पहुँचने में बहुत कम समय लगता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के मिरर का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है यह दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? इसमें से आपको बताना है कि वह कौन सा रोग है जो वायरस से नहीं होता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो टाइफाइड है यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बाकी के जो तीनों बीमारियां हैं आपकी विषाणु यानी कि वायरस से फैलती हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी की तीनों बीमारियां आपकी वायरस से होती हैं, लेकिन इसमें से जो टाइफाइड है यह आपका किससे फैलता है? तो टाइफाइड के फैलने का मेन कारण क्या होता है? आपका होता है वायरस। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टाइफाइड आपका किससे फैलता है? तो टाइफाइड के फैलने का मेन कारण आपका होता है बैक्टीरिया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। रोग और उनके कारक, आप यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका एक अलग से मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है और रोग का, उसमें हमने विभिन्न प्रकार के रोग और उनके कारकों को कवर किया हुआ है। तो अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप एनटीपीसी की परीक्षा के लिए इसको आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको जाकर हमारे चैनल पे मिल जाएगी, इसे आप विजिट कर लीजिएगा। तो पीलिया आपका वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, गलसोत आपका वायरस से होता है, लेकिन टाइफाइड जो रोग होता है यह आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा एक स्पर्शजन्य रोग है? नहीं है। तो आपका इसमें से हिस्टीरिया एक स्पर्शजन्य रोग नहीं है, बल्कि हिस्टीरिया एक मानसिक रोग की कैटेगरी में आता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पानी में अस्थायी कठोरता का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण जो है पानी में अस्थायी कठोरता का कारण बनते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। पानी में अस्थायी कठोरता पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की मौजूदगी के कारण होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पानी में अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए पानी को उबाला जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? बेहतरीन प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें जो पौधे होते हैं ये कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? तो ये जो है का ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो जो सुपरसोनिक विमान होते हैं, सुपरसोनिक विमान जो होते हैं ये ओजोन परत को, हमारे ओजोन मंडल को हानि पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा।
एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न में, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस वाला, इसमें जो ऑक्सीजन होती है यह इस अभिक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में निकलती है। तो आप याद रखिएगा, उप उत्पाद के रूप में जो ऑक्सीजन गैस है यह बाहर वायुमंडल में हमारे मुक्त होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कीट वर्गों को किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा है। जो कीट वर्ग होते हैं इनको जो है किस कैटेगरी में हम रखते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कीट वर्ग है इसको जो है आर्थोपेडा समूह में रखा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो कीट वर्ग होते हैं इनको जो है आर्थोपेडा समूह में रखा जाता है, तथा जो जंतु जगत है इसका सबसे बड़ा संघ होता है आर्थोपेडा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जंतु, यहाँ पे एक सेकेंड, जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ होता है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो होता है आपका आर्थोपेडा संघ। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इस आर्थोपेडा संघ यानी कि जंतु जगत का सबसे बड़ा जो वर्ग होता है वह कीट होता है, कीट वर्ग यानी कि इंसेक्टा होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि आर्थोपेडा संघ का जो सबसे बड़ा वर्ग है वो आपका कीट वर्ग ही होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है उसकी आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं कि सदिश और अदिश राशियाँ होती क्या हैं। तो जिन भौतिक राशियों में मात्रा यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होती है उनको हम सदिश राशि कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, तो वेग, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, कोणीय संवेग, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं, तो सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आइए देख लेते हैं। रक्त अम्लीय होता है, पहला ही कथन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। रक्त अम्लीय नहीं होता है बल्कि हल्का सा क्षारीय होता है। बाकी के तीनों कथन आपके सही हैं। पित्त रस का स्राव यकृत करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अमाशा रस में HCl होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और पित्त रस हल्का सा क्षारीय होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पित्त रस आपका क्षारीय होता है तथा रक्त भी आपका हल्का सा क्षारीय होता है। इसके डिटेल आप देख सकते हैं। मानव रक्त का जो pH मान होता है वह 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है, जो हल्का सा क्षारीय होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो रेडियोधर्मिता की जो खोज है यह करी गई थी हेनरी बैकुरल के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हेनरी बैकुरल ने जो है रेडियोधर्मिता की खोज करी थी। अगला प्रश्न है, युग्मकों की शुद्धता का नियम यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह प्रतिपादित किया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु बम की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु बम की खोज करी थी। वहीं एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम की खोज करी थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। तो अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का जो उपयोग है यह ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी आपका गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, तो इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और खट्टे फल इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जो खट्टे फल होते हैं ये विटामिन सी के बढ़िया स्रोत माने जाते हैं। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था। डाल्टन के द्वारा जो परमाणु सिद्धांत है यह कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1808 में। ये वर्ष आप याद रखिएगा, वर्ष 1808 में डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे अधिक जिम्मेदार गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है।
तो बैगनी रंग की जो गति है यह कांच से गुजरने पर धीमी हो जाती है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे, बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, जो वेव लेंथ होती है, सबसे कम होती है, इस कारण से यह कांच से सबसे कम गति से गुजरता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यह कांच से सबसे ज़्यादा गति से गुजरता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल, ये तत्व जो है स्टेनलेस स्टील में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता है? तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किस लेंस की भांति? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कार में, ट्रकों में और बस में ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण दर्पण लगा होता है? तो आपने देखा होगा, जो कार होती है, जो ट्रक होती है या जो बस होती है, उसके जो ड्राइवर होते हैं उनके सीट के बगल में एक मिरर लगा होता है, जिससे जो ड्राइवर होते हैं पीछे के सिग्नल और पीछे के ट्रैफिक को देख से पाते, पीछे के यातायात को देख पाते हैं। तो यह मिरर जो होता है इसमें कौन सा दर्पण होता है? तो इसमें जो है आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण होता है यह। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन है 50 साइंस के प्रश्नों का, उसको हमने कवर कर लिया है। ये प्रश्न आपके एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।